प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार इस समय इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से यह सिद्ध किया जा सके कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जो संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है विपक्षी दलों को दबाने के लिए। एक पत्रकार हैं दीपक शर्मा जी, उन्होंने एक वीडियो बनाया है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि गुजरात लॉबी ने संजय मिश्रा को 3 टास्क दिए हैं। हर एक ने अपने अपने हिसाब से बताया है। किसी ने 7 टास्क बताए हैं, किसी ने 5 बताए हैं, किसी ने 8 बताए हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का अपना हिसाब है, अभिषार शर्मा जी का अपना हिसाब है, रवीश कुमार हैं वो भी लगे हुए हैं। तो जो दीपक शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ, अजीत अंजुम ने भी लगाए हैं कुछ कि इतने टास्क मिले हुए हैं संजय मिश्रा को जब से उनके कार्यकाल में बढ़ोतरी हुई है। तो दीपक मिश्रा का यह कहना है कि जो आपके संजय मिश्रा जी हैं उनका 1 महीना अभी बचा है केवल कार्यकाल का, क्योंकि 15 सितंबर तक का टाइम बढ़ाया है। तो इस 15 दिन 1 महीने के काम में वो 3 टास्कों को पूरा करेंगे जो गुजरात लॉबी यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दिए हैं। वो 3 टास्क कौन से बताए उन्होंने कहा, नंबर 1 वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भूपेश बघेल जो हैं वो बहुत ही दमदार तरीके से वहां पर बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और इस बार भाजपा वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी जितना उसने 2019 के चुनाव में किया था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार नई थी। पता नहीं कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं। आप समझिए, बम्पर जीत हासिल करी थी सन 2018 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने। रमन सिंह की सरकार बुरी तरीके से हारी थी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी थी रमन सिंह के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ छत्तीसगढ़ में। इसके बावजूद भाजपा ने वहां बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अब जब एंटी इनकम्बेंसी भूपेश बघेल के खिलाफ है, पार्टी के अंदर विद्रोह है, अंदर भीतरघात होने की उम्मीद है कांग्रेस में, उसके बावजूद दीपक शर्मा जी को यह लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भाजपा खराब प्रदर्शन करने जा रही है और भूपेश बघेल जो हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसलिए भूपेश बघेल पर शिकंजा कसा जा रहा है संजय मिश्रा के जरिए, और इसीलिए माइनिंग को लेकर के, खनन को लेकर के जो ठेके हुए थे उस पर हिसाब किताब पूछा गया है ईडी के द्वारा, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। अभी क्या है वो आगे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा दूसरे निशाने पर हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनसे आज ही ईडी ने पूछताछ करनी थी। हो सकता है पूछताछ हो गई हो, अभी उसके बारे में अपडेट नहीं है मेरे पास। बोले हेमंत सोरेन को भी घेरने की कोशिश की जा रही है। उनकी इच्छा है कि हेमंत सोरेन किसी तरीके से राजग का हिस्सा हो जाए, लेकिन हेमंत सोरेन राजग में शामिल होना नहीं चाहते। उन पर भी तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। और तीसरा टास्क जो बताया वो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अमित शाह यानी कि राजनीतिक चाणक्य हैं डीके शिव कुमार, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, उन पर भी घेराबंदी की जा रही है ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के जरिए। वो ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल पाइपलाइन जो है कांग्रेस की वो डीके शिव कुमार हैं, इसलिए डीके शिव कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। याद कीजिए, जिस समय पर कर्नाटक में सरकार बनने का नंबर था, कांग्रेस चुनाव जीत चुकी थी, उसी समय इन्हीं डीके शिव कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि ये कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, और अब वो कांग्रेस के चाणक्य बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन तीनों को फंसाने के लिए ही ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की गई और मनुहार किया गया सुप्रीम कोर्ट से। इसके अलावा निशाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी हैं, इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री लिकर पॉलिसी में यानी शराब घोटाले में, शराब का जो आवंटन हुआ था ठेके में, उसको लेकर के जेल में बंद हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।
मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन के मामले में उनके एक अन्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन एक लंबे समय से जेल में बंद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे कोर्टों में वो जा चुके हैं, कहीं से उनको जमानत नहीं मिल रही है। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री, वो लैंड फॉर जॉब मामले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। लेकिन क्या इसके लिए मोदी सरकार ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने की बात की? तो मेरा कहना है ना, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सोच का दायरा बढ़ाइए दीपक शर्मा जी, मुझे लगता है बड़ा सीमित और संकुचित सोच रहे हैं आप। याद कीजिए, जिस समय सॉलिसिटर जनरल सुप्रीम कोर्ट में संजय कुमार मिश्रा जी के कार्यकाल को बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने FATF का जिक्र किया था कि कई मामलों में FATF में संजय कुमार मिश्रा भारत की पैरवी कर रहे हैं, उन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, खराब असर पड़ सकता है। तो मैंने आपको एक पिछले अपने वीडियो में एक में बताया था कि किस तरह से FATF की एक जो केस स्टडी थी, जो इसी साल फरवरी में हुई थी, उसमें धन शोधन के मामले में आतंकी फंडिंग को लेकर के जो केस स्टडी की गई थी, एक केस स्टडी भारत को लेकर के भी थी। ये जो केस स्टडी थी भारत से संबंधित, ये यस बैंक के संस्थापक, प्रमोटर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर से संबंधित थी। और उसमें एक करप्ट पॉलिटिकल फैमिली की बात की गई थी, उसके सदस्य की बात की गई थी। जब पूरा घटनाक्रम को मिलाया गया तो वो करप्ट पॉलिटिकल फैमिली जो हालात दिखाई दे रहे थे, उसके हिसाब से गांधी फैमिली बन रही थी। और वो व्यक्ति जिसने 2 करोड़ रुपए में, लगभग 2 करोड़ रुपए में अपनी पेंटिंग, यानी एक पेंटिंग उस बैंक के प्रमोटर को बेची थी, वो बेचने वाली विक्रेता थी प्रियंका गांधी वाड्रा। समझिए, किसी सामान्य अधिकारी के लिए यह संभव नहीं है कि वो गांधी परिवार पे हाथ डाल सके, क्योंकि आज भी देश का सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर कोई परिवार है तो वो सोनिया गांधी का परिवार है, राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं। इसलिए बहुत बड़े कलेजे वाला, जिसको कहते हैं ना बड़े जिगरे वाला, वो अधिकारी चाहिए होता है। याद कीजिए, चुनाव आयोग तो बहुत हुए, चुनाव आयुक्त बहुत हुए, लेकिन चुनाव आयुक्त की ताकत क्या होती है, वो क्या कर सकता है, ये हमें पहली बार बताया मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन जी ने। इसी तरह से ईडी की ताकत क्या होती है, ये महसूस कराई है संजय कुमार मिश्रा जी ने। तो मैं यही कह रहा हूं दीपक शर्मा जी, थोड़ा सा सोच का दायरा बढ़ाइए। ये किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसने के लिए मुझे नहीं लग रहा है ये तो कोई भी अधिकारी कर लेगा। जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं वो तो उनके जेल जाने के रास्ते से तैयार हो रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है संजय कुमार मिश्रा जी के कार्यकाल को बढ़ाने का, मेरा अपना यह अनुमान है कि ये निश्चित रूप से हो सकता है। मेरा अनुमान है, कोई सूचना देने वाला नहीं है। ये निशाना है गांधी परिवार की श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ। वो इस मामले में आ सकती हैं, क्योंकि अगर भारत को FATF की निगेटिव रेटिंग से बचना है, क्योंकि इस समय पर भारत की जो है वो इस मामले में रिव्यू की जा रही हैं चीज़ें, बचना है तो उसे प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड का मामला भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी भी इसके लपेटे में आ जाएं। तो किसी छोटे मोटे नेता के लिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए संजय कुमार मिश्रा जी को का कार्यकाल बढ़ाने के लिए इतनी कोशिश मोदी सरकार के द्वारा नहीं की गई है, ऐसा मुझे लगता है। अगर शिकार ही करना है तो आप समझिए कि कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा। और शिकार करने का मतलब गलत मामले में नहीं, फिर समझ लीजिए, शब्दावली का फिर समझ लीजिए। प्रियंका गांधी वाड्रा जी पे आरोप FATF की केस स्टडी में लगे हैं। उसके आधार पर मुझे लगता है कि हो सकता है कि सन 2023 में ही या ईडी डायरेक्टर का ये कार्यकाल जो पूरा होने वाला है, अभी तक तो 15 सितंबर तक है, हो सकता है और आगे बढ़ जाए,
उससे पहले शिकंजा प्रियंका गांधी वाड्रा पे कस जाए या गांधी परिवार के किसी अन्य सदस्य पर, लेकिन पहले नंबर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पे, क्योंकि FATF का जिक्र सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के द्वारा किया गया था। ऐसा मैं वहां से लिंक जोड़ रहा हूं जो मेरी समझ में आ रहा है। घटनाओं को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो ये सब बातें समझ में आ जाती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन खेल क्या किया है दीपक कुमार शर्मा ने, अपने पूरे के पूरे जो उनका वीडियो है उसमें 1 दर्जन से ज़्यादा बार उन्होंने एक ही बात कही है कि मोदी इंडिया को कमज़ोर करना चाहते हैं, मोदी इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, मोदी इंडिया के नेताओं पर शिकंजा कस रहे हैं। उन्होंने एक बार भी विपक्षी गठबंधन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इंडिया वही विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, जिक्र उसका कर रहे थे। लेकिन समझिए दिमाग से कैसे खेलते हैं ये लोग विमर्श करने की ताकत रखते हैं, झूठे विमर्श करते हैं। बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मोदी इंडिया को कमजोर करना चाहते हैं। इंडिया की ताकत कितनी बड़ी है पिछले 9 साल में, ये देश की जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। जहां मोदी सरकार गलत कर रही है उसकी आलोचना अवश्य की जानी चाहिए, लेकिन झूठे नैरेटिव करने की कोशिश मत कीजिए। दीपक शर्मा जी, आपकी विश्वसनीयता, आपके फॉलोअर्स तभी तक मानेंगे जब तक आप सही की बात कहेंगे और सच के साथ रहेंगे। मुझे लगता है केवल किसी तरीके से 2024 का चुनाव प्रभावित हो जाए, इसलिए इस तरह की आप बातचीत कर रहे हैं और विपक्षी गठबंधन को बार बार इंडिया कह के संबोधित कर रहे हैं। इंडिया कमज़ोर नहीं होने जा रहा है, इंडिया की ताकत लगातार बढ़ रही है और देखिए 23 अगस्त को और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।